नमस्कार, डेन न्यूज़ देख रहे हैं आप और डेन न्यूज़ पर इस वक्त मैं हूं आपके साथ मिलिंद गुंजन। एक ऑडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था जिसमें निशिकांत दुबे की आवाज़ कही जा रही थी, जिसको लेकर के लोजपा के जो भागलपुर से वर्तमान में प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा, कहा जा रहा था कि उन्होंने उनको धमकी दी है। और इस पर निशिकांत दुबे ने कहा है कि उस ऑडियो वायरल में उनकी आवाज़ बिल्कुल निशिकांत दुबे की है। इस बात को उन्होंने माना, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगा दिए राजेश वर्मा पर। क्या है पूरा मामला, ये सीधे चलते हैं राजेश वर्मा पर और जिस तरह से आरोप लगाए निशिकांत दुबे ने, क्या कहते हैं उनके आरोपों पर। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका डेन न्यूज़ पर। शुक्रिया। आप जो ऑडियो वायरल हुआ था उसको लेकर के फिर निशिकांत दुबे ने इस बात को माना है कि उस ऑडियो में जो वायरल हुआ है उसमें आवाज़ उनकी है, लेकिन उन्होंने उसके पीछे कई आरोप लगा दिए हैं आपके ऊपर। मैंने आपके डेन न्यूज़ के पोर्टल से ही देखा जो उन्होंने आरोप लगाया, जो कई तरह के आरोप लगाए हैं महिलाओं को लेकर कि मैंने उनकी धर्मपत्नी भाभी के बारे में मैंने जो है कुछ तस्वीरें बांटी हैं लोकसभा में, इसी कारण से वो ऑडियो है। और शहनवाज जी के बारे में और कई भी महिलाओं के बारे में, कई महिलाओं के बारे में उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि महिलाओं को आगे रखकर कमज़ोर लोग राजनीति करते हैं। और आप देखिए, इससे इस बात को स्पष्ट हो जाता है कि जब पहले ये ऑडियो वायरल हुआ तो निशिकांत जी ने अपने फेसबुक पोस्ट से ही इस बात को कहा कि ये फेक ऑडियो है और ये एक तरह की राजनीति है, मैं एफआईआर करने जा रहा हूँ। और 5-10 मिनट के बाद वो डेन न्यूज़ के पोर्टल में, न्यूज़ चैनल में आकर ये बात कहते हैं कि ये ऑडियो सही है। अब उनको लगने लगा कि भैया इस ऑडियो में मैंने शहनवाज जी को भी घेरा है और अश्विनी चौबे जी को भी घेरा है। जो उनके दिल में, जहन में है, वो चीज़ें ऑडियो में दिख रही थी। तब उस चीज़ों से कैसे बचा जाए, चुनाव का टाइम है, कहीं चुनाव में वोट खराब नहीं हो जाए। तो उन्होंने आरोप कर दिया कि मैंने जो है पंपलेट बांटे, शहनवाज जी के कुछ पैसा बाकी था जिसको लेकर मैंने पंपलेट बांटा, और चौबे जी के जो बेटा हैं वो कोई कमीशन लेते हैं, दलाली करते, पता नहीं क्या क्या उन्होंने ऐसा ही कुछ आरोप लगाया है। तो मुझे लगता है कि भागलपुर की जनता या कोई भी व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं है, और मैं भी इतना मूर्ख नहीं रहूँगा कि मैं किसी की धर्मपत्नी का जो है कोई फ़ोटो लेकर, तस्वीर लेकर लोकसभा क्षेत्र में घूमूंगा। 2017 की जो बात कर रहे हैं, 19 की जो बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तो मैं डिप्टी मेयर था और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में था। एक दिन मैं गोड्डा नहीं गया उनके लोकसभा चुनाव के दौरान। तो अगर वो इस बात को कहते हैं कि बांटा, तो प्रमाणित करना चाहिए, मुझे लगता है। उन्होंने कहा है कि उनके पास सारे पुख्ता प्रमाण हैं और वो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। सर, आप इस बात को समझ लीजिए कि हर चीज़ का वो कहते हैं कि पुख्ता प्रमाण हैं, लेकिन सारे पुख्ता प्रमाण बस आज रात तक के लिए, कल वोटिंग तक के लिए है। उसके बाद वो जानते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। अगर कुछ उनके पास है पुख्ता प्रमाण कि मैंने पंपलेट बांटा है, मैंने शहनवाज जी की उधार है शहनवाज जी का, मैंने उसका पर्चा बांटा है, मैंने चौबे जी के बेटा के बारे में ऐसी बात कुछ कही है, तो ये सारी चीज़ें उनके जहन में हैं जो वो बाहर निकाल रहे हैं। राजेश वर्मा के ऊपर कोई ऐसा लांछन ना लगा सका है, ना लगा पाएगा कभी भी। जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें कहा है कि वो बहुत छोटे देर के लिए है, पूरी ऑडियो क्लिप नहीं है। अगर आपने वो ऑडियो वायरल किया है तो आपके पास उसकी पूरी क्लिपिंग्स होगी। और जिन्होंने भी आपको ये उपलब्ध, उन्होंने सीधे सीधे नाम लिया, जो एक बहुत बड़े डॉक्टर होम्योपैथी के डॉक्टर नितेश दुबे टीपू, उनके ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने फ़ोन टेपिंग किया है। तो वो एक अलग मामला बनेगा। देखिए, मामला बनेगा, उनको पूरा ऑडियो चाहिए तो पूरा ऑडियो जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन उस पूरे ऑडियो में ये भी सिद्ध हो जाएगा कि वो जो पूरा ऑडियो है उसमें कहीं भी किसी महिला को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर ये चीज़ें नहीं है। बाकी के ऑडियो के पहले और बाद के पार्ट में एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है जिसकी चर्चा नहीं थी। जो पॉइंट का बात था वो मुझे भेजा गया था कि ये आपके विषय में बात है। बाकी जो विषय है वो पूरा ऑडियो में आपके बीच में और सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दे दूँगा। और उस ऑडियो को सुनकर भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये मामला केवल राजनीतिक एक मुद्दा था, राजनीतिक एक विषय है जिसमें उनको अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि या अपने लोगों को जिताने के लिए तमाम चीज़ें करनी पड़ती है, उनको हथकंडा अपनाना पड़ता है। वो यही करते आए हैं। मुझे लगता है कि वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। तो ऐसी राजनीति करके यदि अपने परिवार को भी इन्वॉल्व कर लेना, अपने घर की धर्मपत्नी को, जिसको आदमी सम्मान से रखता है, इज्जत से रखता है, और हर कोई अपने घर की औरत नहीं, बाहर के लोगों को भी लोग सम्मान करते हैं, और उनके बारे में यदि आप मीडिया में आकर इस तरह की अलग अलग बयानबाजी करते हैं, तो मेरा आपसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा मेरा यदि सही मायने में यदि किसी के प्रति मुझे ज़्यादा ये खराब लग रहा है तो भाभी के प्रति लग रहा है, जिनके बारे में उन्होंने इस तरह की बात कही कि मैंने पर्चा बांटा है। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक तस्वीरें हैं किसी के साथ जो एडिटेड की हुई हैं, वो तस्वीरें आपने पोस्टर के माध्यम से उनके लोकसभा चुनाव के दौरान वहां बंटवाए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि एक पंपलेट मेरा बंटवाते हुए मेरी तस्वीर, मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट, उसका कोई प्रमाण यदि वो दे दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं कभी जीवन में राजनीति नहीं करूँगा, ये उनको वचन देता हूँ, और ये भागलपुर की जनता के सामने बोलता हूँ। और अभी आप यहाँ पर मंदिर में बैठे हैं मेरे सामने, भूतनाथ मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, मैं इनको मानता हूँ।
मैं इनके सामने आपसे कह रहा हूँ कि यदि ये सिद्ध कर देंगे तो मैं अपने राजनीति से संन्यास दे दूंगा, और अगर वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो संन्यास देंगे, उनसे पूछिए। शाहनवाज जी के विषय में जो कहा है कि उन्होंने 6 लाख से अधिक रुपयों के जेवरात बनवाए थे, आपसे लिए थे और उसके पैसे नहीं दिए आपको, इसमें कितनी सच्चाई, क्या आपने ऐसा कहा था कुछ? सारे उनके बयान का कोई मतलब नहीं है, कोई हाथ पाँव नहीं है, कोई बातें नहीं है, और हमको लगता है कि अब कहीं ना कहीं उनको गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी वो लगातार शुरू दिन से करते आए हैं तो उनको बहुत लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनके बयान आप देखो कैसे कैसे बयान है। वो कह रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, उन्होंने क्या कहा कि अगर भाजपा का विधायक नहीं जीतेगा तो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, इसलिए भाजपा के भागलपुर को किशनगंज यदि नहीं बनने देना है तो भाजपा के विधायक को जिताना होगा। क्या बयान है इसका, क्या मतलब है? अभी वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का पोस्टर बांट दिया, थोड़ा देर पहले वो कह रहे थे कि नहीं वो मेरा ऑडियो ही नहीं है, अब वो कह रहे हैं मेरा ऑडियो है। तो जो आदमी मिनट मिनट में अपने बात को बदल रहा है, ये स्पष्ट होता है ना अपने आप में, ये चीज़ें स्पष्ट होती है कि मतलब मेरे मन में थोड़ा सा था कि जो व्यक्ति 3 बार से सांसद है उसमें थोड़ी सी गंभीरता, मैच्योरिटी, और तो कुछ तो बात ऐसी होगी कि वो व्यक्ति 3 बार से सांसद है। लेकिन अब मुझे लगता है कि यदि यही छल कपट और झूठ सच और परिवार तक को यदि ताक पे रखकर राजनीति करनी पड़े, वैसी राजनीति अगर वो करते और वैसे राजनीति करके आदमी यदि सांसद बनता है तो बेहतर है। मैं भगवान से यही गुजारिश करता हूँ कि हमको हमेशा भागलपुर का एक सेवक बना के रखिएगा, हमको ऐसा सांसद और विधायक बनने की आवश्यकता नहीं है। राजेश जी, आखिर क्यों कर रहे हैं निशिकांत दुबे इस तरह का जो आरोप आप कह रहे हैं कि लगा रहे हैं आपके ऊपर, झूठा आरोप है, आखिर क्यों वो इस तरह के, इस हद तक की राजनीति इतना गिर जाएगी, ये क्या कह रहे हैं आप राजेश जी? आप बताइए पूरे इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को, आखिर क्यों वो कह रहे हैं निशिकांत जी, इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, एक वक्त ये था जब मैं जब भी दिल्ली जाता था तो मैं निशिकांत जी के घर जाता था। भाभी को आज भी यदि भाभी से मेरी मुलाकात कहीं फेस टू फेस सामने हो जाएगी तो मैं पाँव छू के ही प्रणाम करता हूँ, उनको भी और भाभी को भी। मैं सम्मान सबका करता हूँ, यदि एक बार आपका पाँव छुआ है तो दिल से आपके प्रति सम्मान है। लेकिन जब आप व्यक्ति से आप परिवार पे चल जाते हैं तो कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि पहले मेरा संबंध उनके साथ घर वाला था, उसके बाद उनके भाई जो हैं संतोष दुबे हैं, उनके भाई का बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बयानबाजी और कई बार परिवार तक चल जाना वाली चीज़ें जो हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जिस कारण से मेरा उनसे मतभेद शुरू हुआ और उन्होंने अपने भाई का पक्ष लिया तो मेरी उनसे बातचीत बंद हो गई थी। और वही अब उनसे जब बातचीत बंद हो गई तो उनको लग रहा है कि किसी भी सूरत में राजेश वर्मा यहाँ से चुनाव नहीं जीतना चाहिए। अगर ये चुनाव जीत जाएगा तो पता नहीं यहाँ पर राजनीतिक जो उनका एक वो समझते हैं अपने आप में कि मेरा वजूद जो यहाँ बना हुआ है, वजूद कहीं ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि मेरे बोलने, मेरे ही चाहने से, उनके हिसाब से उनको लगता है मेरे ही चाहने से यहाँ अजय मंडल सांसद बने। तो देखिए, कोई किसी के चाहने से ना बनता है ना बिगड़ता है। जब तक ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं होती है ना कोई किसी को बना सकता ना बिगाड़ सकता है। मेरा यही मानना है। मैंने पहले दिन से पूरे ईमानदारी के साथ शहर के लोगों के लिए काम किया है। मैंने पहले दिन से पूरे ईमानदारी के साथ लोगों की समस्या में खड़ा रहा हूँ। और क्योंकि मैं गैर राजनीतिक परिवार से हूँ, आपने उस ऑडियो में सुना होगा, उन्होंने कहा कि एक सोना चांदी बेचने वाला नेता कैसे बन गया। तो उनको तकलीफ़ इस बात की है कि कैसे एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आने वाला अपनी मेहनत करके एक मुकाम भागलपुर शहर में कैसे बना लिया, कैसे वो आज जो है एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो गया और कैसे लोगों का रुझान उसके तरफ हो गया। तो ये सारी चीज़ें उनसे अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो रही है। जिसको मैं इग्नोर करके रखना चाहता था, आज उसको कैसे लोग एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इस स्तर पर गिर जाएंगे हमको नहीं पता था। और एक बयान उन्होंने और दिया है कि भागलपुर के लोगों को कि खलीफाबाग चौक से खरमन चक तक की इतनी ज़मीनें उन्होंने बना ली है, उसका कहाँ से वो बनाई है वो बताना चाहिए। तो मैं तो बता दूंगा निशिकांत जी कि मैंने सोना चांदी व्यापार करके, पिछले मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार ने 35-40 सालों से व्यापार करके मेहनत करके बनाई है। लेकिन आप बताइए कि आपने ऐसा क्या व्यापार किया जो जीटीएम मॉल आपका बन रहा है, जो अलग अलग जगहों पर करोड़ रुपए की संपत्ति बन रही है। आप भी इस बात के बारे में जनता को बताइए कि आप कहाँ से इतना धन जमा किया, आपकी ऐसी कौन सी दुकानें चल रही है, आपका ऐसा कौन सा काम चल रहा है। मेरे बारे में तो जग जाहिर है, लेकिन आपके बारे में जनता नहीं जानती है, और जो जनता जानती है वो सब जानती है। उन्होंने कहा है कि आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, कहा कि फ्रस्ट्रेशन में आप ऐसा कदम उठा रहे हैं। जब अभी ये ऑडियो वायरल कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग इस तरह का ऑडियो को वायरल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि चुनाव में आप पिछड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में, तब आप ये ऑडियो वायरल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई विधानसभा चुनाव में पिछड़ने वाली बात नहीं है। और इस ऑडियो की भी चर्चा तब हुई जब उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर एफआईआर करने के लिए लोगों को लगाया। मेरे पिताजी के ऊपर एफआईआर करने के लिए वहाँ कोतवाली थाने में दिया गया। वो आते के साथ जो है मेरे परिवार को गुंडा और अलग अलग बयानबाजी देने लगे। तो आप यदि मेरे परिवार के बारे में कुछ बोलिएगा, अरे हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आप जितनी प्रताड़ना देना चाहते हैं वो राजेश वर्मा को दीजिए, राजेश वर्मा सहने के लिए तैयार है। लेकिन जो मेरा परिवार है उसको पूरा भागलपुर शहर जानता है।
मेरा परिवार कभी किसी को उठाकर गाली तक नहीं देता है। और वैसे परिवार के बारे में यदि आप इस तरह का बयान देंगे कि ये परिवार ऐसा है और वो परिवार ऐसा है, और उसी परिवार के देवघर वाले शोरूम का उद्घाटन आपने रिबन काट कर किया था, जब आपको अब तक ये पता था कि हम लोग गुंडे हैं और हमारा परिवार ख़राब है, तो आप क्यों देवघर का शोरूम का उद्घाटन किए? मतलब कल तक जब आपके साथ हम थे तो हम बहुत अच्छे थे, और आज आपसे अलग हो गए तो हम गुंडा, क्रिमिनल, बदमाश सब हो गए, यही ना? ऐसा क्या हो गया राजेश जी, जब आप भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे संबंध थे और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर नीतीश दुबे टीपू के जरिए उन्होंने आपको जाना, आपके साथ मुलाकात हुई, तो ऐसा क्या हो गया जब इतने अच्छे मधुर संबंध थे? और अभी भी कह रहे हैं कि वो आप चुनाव लड़ने से पहले उनके पास गए थे जब उन्होंने आपने आशीर्वाद मांगा था अपने लिए उनसे, और वहीं पर ये भी उन्होंने कह दिया कि नीतीश दुबे टीपू के बारे में भी कुछ आपत्तिजनक बातें आपने कही है कि उनका भी डाइवोर्स होने वाला अपनी पत्नी के साथ, और तमाम तरह के और आरोप भी उन्होंने लगाए। अब आप सोचिए कि एक 3 बार से सांसद, वो कह रहे हैं कि मैं 3 बार से सांसद हूँ, और एक सांसद इस तरह की बात कर रहा है कि कोई उसने जो है किसी के डाइवोर्स की बात कर ली, वो मेरे घर आके छू के माफ़ी मांगा, बोलने लगा। अरे मैं तो अभी भी आपको कह रहा हूँ कि अगर अभी भी मेरी आपसे सामने सामने मुलाकात हो जाएगी तो मैं आपको पाँव छूकर ही प्रणाम करूँगा। ये मेरा संस्कार है जो मुझे परिवार से मिला है, और जो आपका संस्कार है वो आप दिखा रहे हैं। मेरे संस्कार में ये नहीं है। यदि मैं आपका पहले दिन पाँव छुआ हूँ, मेरा आपसे मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी सोच उन्होंने बताई, मेरी सोच यही है कि आज भी यदि मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं उनका पाँव छूकर, और उनकी वाइफ का, जिनको मैं भाभी बोलता हूँ, उनका पाँव छूकर ही प्रणाम करूँगा, मैं उनसे आशीर्वाद लूँगा। और मुझे इतना पता है और लोगों को भी ये पता है कि मेरी मानसिकता क्या है और मैं किस तरीके से काम करता हूँ। एक नगर आयुक्त कमिश्नर श्याम बिहारी मीना, जिसने हमारी एक महिला पार्षद को सिर्फ इतना बोला कि आप खड़े रहिए और बाहर जाइए चैम्बर से, उसके लिए मैंने उनका कॉलर पकड़ लिया था, श्याम बिहारी मीना जी का। ये महिला का सम्मान, ये हमको बताएंगे क्या कि क्या होता है महिला का सम्मान? मुझे बेहतर पता है महिला को सम्मान क्या किया था और महिलाओं के सम्मान के लिए कितना लड़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि जो भी बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, स्पष्ट करता है अपने आप में कि उन्होंने जो जनता के बीच में आपके चैनल के माध्यम से आकर कह दिया कि 50,000 वोट से मेरा प्रत्याशी जीतेगा। अब जब वो घूम कर सर्वे ले रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि उनका प्रत्याशी तो रेस में तीसरे नंबर में है, दूसरे नंबर में भी नहीं, वो रेस में तीसरे नंबर में, तो बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले? ये तीसरे नंबर की बात पे याद आ गया कि एक सोशल मीडिया पे ओपिनियन पोल सर्वे चल रहा है, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि एबीपी न्यूज़ के जो सीईओ हैं उन्होंने भी एफआईआर करने की बात कही है। अविनाश पांडे जी, सुमित अवस्थी जी, ये लोग हैं उनके मैनेजिंग एडिटर, वो लोग भी एफआईआर की प्रक्रिया में हैं। तो इसको लेकर के क्या आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जब से वो आए हैं तब से उन्होंने 5 जगहों पर अलग अलग मुद्दों पर मेरे ऊपर एफआईआर, डीएम, कोर्ट कचहरी और इन तरह की जेल भेजने तक की बात कह दी। तो आप अभी तक बोल क्यों रहे हैं? अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ गए? आपको कर देना चाहिए था। कोई सोशल मीडिया में कोई क्या चलाता है, आपके पास भी घूम कर आता है, मेरे पास घूम के आता है। सोशल मीडिया किसी चीज़ की ऑथेंटिकेशन थोड़ी करता है। यदि कोई फेक है तो जो जहाँ से वो बना है, जहाँ से वो वायरल हुआ, उस पर एफआईआर होना चाहिए। जांच का विषय है। मेरे नाम पर आप एफआईआर करा के खुश होना चाहते हैं, आप करा दीजिए। जांच का विषय, जांच होगी, मैं स्पष्ट नजर आऊँगा, मुझे न्याय मिलेगा। क्या इसमें फ़र्क पड़ता है? लेकिन अभी अब चुनाव का मुद्दा है, कुछ भी घटित हो रहा है तो आप मेरे ऊपर घुमा कर ले जा रहे हैं, तो उनकी सोच है, उनको मुबारक हो। जो ऑडियो वायरल हुआ है विधानसभा चुनाव में, क्या आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं इन तमाम मुद्दों को उठा करके? देखिए, मैं कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। मेरा मुद्दा पहले दिन से, मैं 3.5 साल भागलपुर की डिप्टी में रहते हुए मैंने डेवलपमेंट की बात कही है, मैंने मुद्दों की बात कही है, मैंने मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। मैं मुद्दों की ही लड़ाई को आगे लड़कर जनता से वोट मांगने के लिए हूँ। मैंने कभी भी जात पात, धर्म, मज़हब, उनके तरह मैं हिंदू और मुसलमान करके राजनीति में वोट नहीं मांग रहा हूँ। वो अपने प्रत्याशी के पास इसके अलावा वोट नहीं मांग रहे हैं कि भैया मोदी जी का कैंडिडेट है या भाजपा का कैंडिडेट है, उसको वोट दीजिए, बस वो यही बोलकर वोट मांग रहे हैं। मैं वोट मांग रहा हूँ कि मैंने अभी तक आपके यहाँ पर जो काम किया है और आगे मेरे पास ये विज़न है, इस विज़न पर मैं, इस मुद्दे पर मैं आपके बीच आ रहा हूँ वोट मांगने, मुझे वोट दीजिए। तो मैं मुद्दे की राजनीति कर रहा हूँ, और वो अब तक जो राजनीति करते आए हैं उसी मुद्दे पर वो राजनीति कर रहे हैं। उनका मुद्दा हिंदू मुसलमान, जात पात, धर्म, मज़हब, और नहीं कुछ बचा तो लोगों के निजी जीवन में घुसना, और नहीं कुछ तब भी हो तब भी कोई नई कहानी गढ़ देना, और उसमें जिसका भी सम्मान का हनन हो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को गढ़ने के लिए में कहीं पीछे नहीं हटेंगे वो। लेकिन राजेश जी, लग रहा है कि जो मतभेद की बात आप कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे से मतभेद है, आपका मनभेद नहीं है, लेकिन अब चीज़ें अब मतभेद से हटके अब मनभेद की तरफ भी जा रही हैं। बिल्कुल। अब तो देखिए, मैं क्या बोला कि मैं वैसे किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने परिवार तक को ताक पर रख दे या सड़क पर उनकी बातों को ले आए। तो वैसे लोग, मुझे लगता है कि कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो जाए,
आप यदि इस तरह की कोई झूठी बात बनाकर यदि रखते हैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में परोसने का काम करते हैं, तो आपसे खराब व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि इससे ज़्यादा बुरा मुझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है कि आपको यदि इतना ही आक्रोश था, इतनी ही चीज़ें थी, तो आप कुछ और बोल देते, लेकिन एक नया कहानी बनाकर जिसमें कैसे हम लोग चौबे जी को भी हमने अपने बयान में उसमें ऑडियो में रखा है, शहनवाज जी के बारे में मैंने निगेटिव बोला है, तो उसको कैसे एडजस्ट करें, तो एक तीनों की कहानी बना दी उन्होंने कि मैंने चौबे जी के बेटा के बारे में पर्चा लड़ाते हुए बोला, मैंने शहनवाज जी की वाइफ जो है कर्जा ली है, ज्वेलरी ली है, उसके बारे में बोला, तो उसका पर्चा मैंने बांट दिया। लिया है क्या सच में ऐसा राजेश जी? कहीं कुछ भी नहीं है, सारी बातें बुनियादहीन हैं, कोई बुनियादी नहीं है, कोई बात में दमी नहीं है, कोई बात में सच्चाई नहीं है, और ऐसी बातों का जवाब कौन देगा प्रत्याशी? मैं तो एकदम, आप देखिए मैं अभी भी मंदिर में हूँ, मैं थोड़ी देर पहले भी आया था मंदिर, मैं मंदिर में हूँ, कल हमारा वोटिंग है, मैं बाबा के दरबार में हूँ, हाजिरी लगाना है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या बोलता है, बाबा सब देखता है, बाबा जानता है कौन सही है कौन गलत है, शहर के लोग जानते हैं। चलते चलते आखिर में राजेश वर्मा क्या कह रहे हैं आप निशिकांत दुबे के आरोपों पर? साफ साफ कह दीजिए 10 न्यूज़ पे। मेरा बस यही कहना है भागलपुर, आपके चैनल के माध्यम से भागलपुर की तमाम जनता को, कि राजनीति एक सकारात्मक होनी चाहिए। और भागलपुर में आज तक जितना भी चुनाव मैं देखा हूँ अपने होश में, मैंने कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक राजनीति देखी है। चुनाव लड़ते वक्त हम एजेंडों पर लड़ाई लड़ सकते हैं, हम बाकी चीज़ों पर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव निशिकांत जी के भागलपुर में आने के पहले तक बहुत शांतिप्रिय ढंग से था। मेरी मुलाकात 2 बार रोहित पांडे जी से हुई, मैंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। अजीत शर्मा जी से मेरी मुलाकात यदि सामने सामने कैंपेन के दौरान हुई तो मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। ओवैसी साहब से हुई, मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो ये एक स्वस्थ राजनीति का परिचय देता है कि यदि आपके विपक्ष का प्रत्याशी भी आपको मिल रहा है तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके, और यही माहौल चल रहा था। उनके आने के बाद देखिए आप चीज़ें बदलने लगी। वो आते के साथ केस की बात, मुकदमे की बात, डराने की बात, धमकाने की बात, इनकम टैक्स और ईडी का छापा मरवाने की बात, बर्बाद कर देने की बात, महिलाओं की बात, पता नहीं क्या क्या वो करने लगे। तो मुझे लगता है कि यदि आपको लगता है निशिकांत जी की आपको अपने विधायक को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है, तो मैं कहता हूं, मैं जनता से भी अपील करता हूं कि अगर इनकी इच्छा ऐसी है और इसी तरीके से विधायक बना जाता है तो बिल्कुल जनता उन्हीं को वोट दे। यदि जनता ये चाहती है कि ऐसे ही लोग प्रत्याशी जीत कर आएँ और ऐसी विचारधारा से विधायक सांसद बना जाता है, तो मैं तो ऐसी विचारधारा के साथ कभी विधायक और सांसद नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी विचारधारा स्पष्ट है, मैं मुद्दों पर बात करूँगा और मैं किसी के परिवार की महिला, बहन और बेटी, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मैं भी किसी का बेटा हूँ और मैं किसी का पति भी हूँ, तो मुझे पता है बेहतर कि पत्नी या महिला और लड़की का सम्मान क्या होता है और उनकी इज़्ज़त क्या होती है। मैं किसी की इज़्ज़त को पब्लिकली उनकी तरह नहीं उछालता हूँ, न कभी उछालूंगा जीवन में, चाहे इससे मेरा राजनीतिक नुकसान क्यों नहीं हो जाए, मुझे मंजूर है। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ भागलपुर से लोजपा के प्रत्याशी राजेश वर्मा, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद ने लगाया। उनके तमाम आरोपों पर राजेश वर्मा ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि ये मुद्दों की राजनीति करते हैं, आरोप की राजनीति करने में यकीन नहीं रखते हैं, और उनके तमाम जो आरोप थे उनको एक तरह से नकारा और कहा है कि निशिकांत दुबे से इनके मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, 10 न्यूज़ भागलपुर।